में सिर्फ मतलब एक तो है कि ठीक है, ये आर्गुमेंट समझ में आता है कि मीडिया में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हर लेवल पर अगर महिलाओं का होगा तो ज्यादा माने फेमिनिस्ट ओरिएंटेड स्टोरी जाएंगी, उनके साथ उनकी स्टोरी के साथ न्याय किया जाएगा और कुछ ऐसी उल जलूल चीजें जो महिलाओं की इमेज को धक्का पहुंचाती हैं वैसी चीजों से बचा जा सकेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि क्या महिलाएं ही चलाएंगी, क्या अभी जो इंप्लाइज चला रहे हैं वो अपने मन से चलाते हैं। देखिए, जहां मीडिया में प्राइवेट ओनरशिप है वहां अब भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं और जो मीडिया है वो मीडिया पूरी तरह से प्राइवेट पूंजी से कंट्रोल हो रही है, इसलिए वो जो चाहेगा वही होगा, मालिक जो चाहेगा वही होगा, मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाएगा वही हो पॉलिसी चलेगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो बदलाव आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये थ्योरी अब बहुत पुरानी पड़ चुकी है, इसलिए कि मीडिया में महिलाओं का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपसे वही कह रहा था कि देखिए, आप बीबीसी देखिए, बीबीसी का चैनल देखिए, टेलीविजन चैनल, उसमें आपको ज्यादा पुरुष एंकर नजर आएंगे और वो भी मिडिल एजेड। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप देखिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि वहां पर ज्यादातर एंकर अब महिलाएं हैं, एंड दैट आल्सो यंग लेडीज, और वो जो प्रेजेंटेबल फेस हो जिनका। तो अब जो आधार हो गया है वो आधार अलग किस्म का हो गया है, और इंडिया में भी आप देखेंगे कि न्यूज चैनल्स में महिलाओं को अभी प्राथमिकता दी जाती है। तो मीडिया चेंज हो चुका है और मीडिया अब वो मीडिया नहीं रह गया है, क्योंकि महिलाओं की लिटरेसी कम थी पहले, तो कम महिलाएं आती थीं। लिटरेसी महिलाओं में जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे, तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि समाज में जब चेंज आएगा तभी मीडिया में चेंज आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि लिटरेसी बढ़ेगी तो मीडिया में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और महिलाओं की लिटरेसी कम होगी तो वहां पार्टिसिपेशन कम होगा। तो ये बिल्कुल एक अलग लेवल पर ये काम करता है, और सिर्फ मीडिया में हो जाने से ऐसा नहीं है कि होगा, क्योंकि अंततः जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मैनेजमेंट बनाएगा। अब इंडिया का हम अगर उदाहरण लें तो इंडिया में 99% मीडिया प्राइवेट ओन्ड है। अब वहां पॉलिसी कौन बनाएगा? और जो सरकारी मीडिया है, सरकारी चैनल्स हैं, तो वो अपने तरीके से चलते हैं और वहां आप इस तरह की माने वल्गैरिटी कम पाएंगे। तो ये मीडिया का जो कैरेक्टर है वो, क्योंकि कैरेक्टर बदल रहा है अब पहले के मुकाबले, इस वजह से वहां अब इसकी जरूरत उतनी नहीं रह गई है जितनी। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े वहां, तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है महिला रिप्रेजेंटेशन से। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी है जो कल्चरल, ये भी कल्चरल थ्योरी है, दैट इज मीडिया हेजीमोनी। मीडिया हेजीमोनी, हेजीमोनी का क्या मतलब होता है? मीडिया हेजीमोनी, हेजीमोनी का मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप। एक उसके लिए और शब्द हिंदी में है नायकत्व।
नायक, नायक कौन होगा उसका। तो जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, हेजिमोनी मतलब लीडरशिप, तो जो लीडरशिप है मीडिया की, वो लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में एक मार्क्सिस्ट ने, इटली के एक मार्क्सिस्ट ने ये थ्योरी दी मीडिया हेजिमोनी की। मीडिया हेजिमोनी थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, और उसका नाम था एंटोनियो ग्रैम्सी। एंटोनियो ग्रैम्सी, GRAMSCI, एंटोनियो ग्रैम्सी। इन्होंने मीडिया हेजिमोनी थ्योरी दी है। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले उन्होंने, मतलब अर्ली 90s में उन्होंने ये थ्योरी दी थी मीडिया हेजिमोनी की। अब देखिए, इन्होंने इसको पूरी तरह से मार्क्सवादी नजरिए से, क्योंकि मार्क्सिस्ट थे ये, मतलब इटली में मार्क्सिज्म का उतना प्रचार प्रसार उस समय नहीं हुआ था जिस समय इन्होंने, लेकिन ये खुद मार्क्सिस्ट थे, तो इनका जो नजरिया था मीडिया के प्रति वो मार्क्सिस्ट नजरिया था, और मार्क्सिस्ट नजरिए से ही इन्होंने मीडिया हेजेमोनी थ्योरी दी है। यानी कि मीडिया को क्या करना चाहिए समाज में बदलाव के लिए, खास करके कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में बदलाव के लिए, so that the capitalist society should change। और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जब चेंज होगी तो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहां की मीडिया सपोर्ट कर सकता है उस क्लास को जिस क्लास को सपोर्ट की जरूरत है, यानी प्रोलिटेरिएट, सर्वहारा वर्ग को सपोर्ट कर सकता है मीडिया। लेकिन ये थ्योरी जब आई तो ये थ्योरी इस रूप में आई कि मीडिया जब काम करता है तो वो कैपिटलिस्टिक जो नेतृत्व है देश का, यानी जो सत्ता में है, जो सरकार है, उस सरकार को सपोर्ट करती है, और उसको क्योंकि सपोर्ट करती है इस वजह से अंततः वो हो जाता है एक अर्थ में कि हम एलीट क्लास जो समाज का है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तव में वो दिखता है कि हाँ भाई, वो सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने में और उसको सपोर्ट करता है जिससे कि देश आगे बढ़े, लेकिन वास्तव में वो एक क्लास का सपोर्ट हो जाता है, और वो क्लास एलीट क्लास है। यानी मीडिया यहाँ एक तरह से एलीट क्लास को सपोर्ट कर देता है, और अंततः वो जो वंचित तबका है समाज का, जो आखिरी पायदान पर है, जिसको सपोर्ट चाहिए उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो अगर वो सपोर्ट करता है सरकार को, तो एक तरह से वो एलीट क्लास को सपोर्ट करता है, क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य है और सरकार की जो दिशा है वो एलीट क्लास से जुड़ी हुई है। ये मुख्य रूप से उनका। अब देखिए, इसमें और इसको आगे बढ़ाया गया, और इसको आगे बढ़ाया गया, और उसके बाद कुछ चीजें और सामने आई। जैसे जैसे एक चीज ये सामने आई कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो क्या करते हैं और किस तरह का से काम करते हैं, उसके लिए
1984 में अल्थेड ने इसका और अध्ययन करके इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उनकी 3 मुख्य प्रतिस्थापनाएं थी। 3 मुख्य प्रतिस्थापनाएं अल्थेड की, ALTHEIDE in 1984। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, यानी सचेत रूप से या बिना सोचे समझे, एक खास कल्चरल कैटेगरी के लिए काम करते हैं और जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है देश में, समाज में, उसको प्रमोट करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, सोच समझ के या बिना सोचे समझे। वो जब काम करते हैं तो उस कल्चरल कैटेगरी को, एक खास सांस्कृतिक वर्ग है जिसके हित में काम करने लगते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं। एक स्थापना थी, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी स्थापना जो है वो कहा कि भाई देखो, जर्नलिस्ट वैसे टॉपिक को ही कवर करते हैं और वैसे ही न्यूज को दिखाना या छापना चाहते हैं, रिपोर्टर जो कंजर्वेटिव हो, यानी परंपरागत तरीके का हो, यथास्थितिवादी हो और स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि बदलाव नहीं हो। स्टेटस को, समाज को बदलने का या सिस्टम को बदलने की कोई इच्छा उनमें नहीं रहती है जर्नलिस्ट में। वो चाहते हैं कि जैसे जो चल रहा है वो चलता रहे। कोई बदलाव होता है तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये दूसरी चीज उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इसके कारण सोसाइटी में चेंज होना जो चाहिए वो नहीं हो पाता है। सोसाइटी में चेंज हो सकता था अगर उनका रोल थोड़ा बेटर होता, थोड़ा अच्छा होता, चेंज के प्रति, स्टेटस को यानी यथास्थितिवादी नहीं होता, अगर यथास्थितिवाद को मेंटेन करने वाला। यथास्थितिवाद का मतलब होता है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ये यथास्थितिवाद कहते हैं स्टेटस को। तो यथास्थितिवादी जर्नलिस्ट अगर होगा तो चेंज नहीं हो पाएगा सोसाइटी में, और सोसाइटी में चेंज को वो लिमिट कर देते हैं जर्नलिस्ट। ये 3 बातें कही और इसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने कि देखो जर्मनी में जो पत्रकार हैं और जर्मनी में जो जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है वो चेंज की पत्रकारिता हो रही है और वो कोशिश करते हैं कि यथास्थितिवाद को सपोर्ट न करें। जर्मनी में पत्रकारिता भिन्न है। जर्मनी में पत्रकार स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, काम करते हैं, वो सरकार के साथ बंधे हुए नहीं हैं। ये जो बात कही गई ये दूसरी बात थी। अब तीसरी स्थापना उनकी, अल्थेड की तीसरी स्थापना, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट प्रो अमेरिकन कवरेज को प्रमोट करते हैं और जो फॉरेन कवरेज है, फॉरेन कंट्रीज का, खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, तीसरी दुनिया के देशों की जो कवरेज है उसकी
उपेक्षा करते हैं, और या करते हैं तो निगेटिव कवरेज करते हैं, निगेटिव कवरेज। जैसे अमेरिकी अखबारों में ये तो सच है, अमेरिकी अखबारों में और वेस्टर्न अखबारों में भारत को सपेरों का देश कहा जाता था। भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में था उनके सामने, तो भारत को सपेरों का देश कहा जाता था कि अच्छा अच्छा वहां सांप का नाच लोग देखते हैं, और मतलब एकदम आदिम सोसाइटी है इंडिया की, और इंडिया में कुछ है नहीं, बहुत पुरातन ढंग से चीजें चल रही हैं और कोई विकास नहीं हो रहा है। माने वो पुराने युग में जीने वाले भारत के लोग हैं। इसी तरह से जो अन्य थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका भी पोर्ट्रे इसी तरह से होता है, खास करके जो अमेरिकन प्रेस है, अमेरिकन प्रेस के बारे में खास करके कहा। और जो फर्स्ट वर्ल्ड के दूसरा मीडिया है, जैसे यूरोपियन मीडिया, वो भी अमेरिकी नजरिए से सारी चीजों को देखता है और अमेरिका को सपोर्ट करता है, अमेरिका की संस्कृति को, अमेरिका की परंपरा को बहुत महान समझता है। और बाकी जगह तीसरी दुनिया के देशों को, या जो रिमोट कंट्रीज हैं, जो दूर हैं अमेरिका से और जो उस तरह से उसके साथ नहीं है, उनको देखा जाता है कि ये सब बहुत पुरानी चाल ढाल वाले हैं। माने टोटल निगेटिव कवरेज, उन्होंने कहा कि निगेटिव कवरेज है। ये 3 स्थापनाएं इन्होंने, अल्थेड ने 1984 में की, और इसी को आगे बढ़ाते हुए, यही जो मीडिया हेजिमोनी है, इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बात कही। अब देखिए इसमें जो एंटोनियो ग्राम्सी ने जिस तरह से इसको एनालाइज करने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने मीडिया को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला कहा, कि मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है, झूठ मूठ की चीजें, ऐसी चीजें जिनका आधार खास नहीं है, ऐसी चीजों को चलाता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की उपेक्षा करता है, जहां लड़ाई हो रही है बदलाव की, उनकी उपेक्षा करता है, उसकी खबरें ठीक से नहीं आ पाती हैं जो कि आनी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। अब देखिए जो इनकी स्थापना है, मतलब एंटोनियो की जो स्थापनाएं हैं, वो सारी मार्क्सिस्ट, वो चाहते ये थे कि मीडिया पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने, या पूंजीवादी व्यवस्था वाली सरकार को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाए और उनको बदल दे, समाज में जागृति पैदा करे, समाज में जागृति पैदा करके और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लिखे, काम करे। ऐसा जहां नहीं हो रहा था वहां उनको निराशा हो रही थी, वहां वो निराश हो रहे थे। लेकिन सवाल ये है, और उन्होंने एक उदाहरण दिया फिलीपींस का उदाहरण दिया। फिलीपींस में उन्होंने कहा कि मीडिया अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाता है और सरकार का पिछलग्गू नहीं है। खास करके रेडियो की उन्होंने चर्चा की, रेडियो की खास तौर पर, और कहा कि रेडियो का रोल वहां डिक्टेटरशिप के खिलाफ था, और इसीलिए फर्डिनेंड मार्कोस जो प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ भी, उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिखा और अंततः बदलने के लिए मजबूर किया, समाज में बदलाव के लिए मजबूर किया।
प्रेसिडेंट जोसेफ एस्ट्राडा का इम्पीचमेंट वहां हुआ था फिलीपींस में, महाभियोग लगाया गया था। इसमें रेडियो की बड़ी भूमिका थी, रेडियो ने बहुत अच्छी भूमिका, बड़ी भूमिका निभाई। अब आप देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ये सब मार्क्सिस्ट नजरिए से हैं, ये सब मार्क्सिस्ट नजरिए से है। लेकिन अगर इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करें, जैसे देखिए आप मार्क्सिस्ट नजरिए से कैसे इसको अगर हम एशिया की कुछ कंट्रीज में अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या स्थिति बन रही है। मीडिया मैनिपुलेट करता है, मीडिया स्वतंत्र कई देशों में नहीं है। जैसे जो कम्युनिस्ट देश हैं, अब चाइना का उदाहरण लेते हैं हम, चाइना का उदाहरण, अब वो तो कह रहे हैं कि एंटोनियो कह रहे हैं कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था में ही वो सपोर्ट करता है, लेकिन आप देखिए वहां चाइना में तो मीडिया आजाद ही नहीं है। मीडिया को पार्टी जो बोलती है वही मीडिया करने को बाध्य है, मीडिया वहीं तक सोचता है, उसके आगे कुछ अगर करेगा तो कर नहीं सकता है, क्योंकि जो शासन है वहां का वो उसको आजादी नहीं देता है। थाईलैंड में बहुत सारे लगे रहे हैं, लंबे समय तक बहुत सारे अंकुश लगे रहे हैं मीडिया पर, कि मीडिया फॉरेन न्यूज को किस तरह से देखेगा, किस तरह से प्रसारित करेगा, छापेगा। ये इसके लिए पूरा रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हुए थे। तो मीडिया जो है, मीडिया की भूमिका अगर जनरल सिर्फ मार्क्सिस्ट नजरिए से अगर हम नहीं देखें, अगर जनरलाइज करके इसको देखें और कल्चरल नजरिए से अगर हम देखें, मीडिया हेजीमोनी को कल्चरल नजरिए से देखें, तो शायद हम एक बेहतर मीडिया की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ थ्योरिसिस्ट का मानना है और मीडिया के एक्सपर्ट्स का मानना है। उनका कहना है कि मीडिया लिटरेसी का अभाव है, मीडिया लिटरेसी का अभाव है, और मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करे इसके लिए जरूरी है लोगों में मीडिया लिटरेसी हो, मीडिया की जानकारी हो, मीडिया क्या करता है, मीडिया कौन सी खबरें रोक देता है, मीडिया कौन सी खबरों को आगे बढ़ाता है, मीडिया किस तरह से सेलेक्टिव है, कैसे मीडिया गेट कीपिंग करता है। इन सबों की जानकारी अगर दी जाए लोगों को और आम जनता को भी, सिर्फ उन्हीं को नहीं जो मीडिया में काम करते हैं, बल्कि आम जनता को भी अगर लिटरेट किया जाए, मीडिया लिटरेसी बढ़ाई जाए, तो उनको भी पता चलेगा कि मीडिया किस तरह से काम करता है। अगर मीडिया यहां किसान आंदोलन को कवर करता है तो कौन सा मीडिया किस नजरिए से कर रहा है, कौन सा मीडिया स्वतंत्र रूप से कर रहा है, कौन सा मीडिया उसको कोई खास कलर का चश्मा लगा के देख रहा है, या किसी भी आंदोलन को, सिर्फ किसान ही नहीं, किसी भी आंदोलन को, किसी भी घटना को। तो ये अगर बढ़ाया जाए तो शायद मीडिया ज्यादा जिम्मेदार बनेगा, ऐसा, क्योंकि ये एक सवाल इसी के साथ, मीडिया हेजीमोनी के साथ, ये एक बड़ा सवाल था जो सवाल उठाया गया मीडिया लिटरेसी का, कि क्या इसका जवाब मीडिया लिटरेसी हो सकता है। तो जवाब आया यस, मीडिया लिटरेसी इसका जवाब हो सकता है। मीडिया लिटरेसी का दो स्तर, एक स्तर कि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी कैसे समझें, पत्रकार का बेंट ऑफ माइंड अगर कोई है भी, तो जब वो पत्रकारिता कर रहा है तो वो निष्पक्ष होके पत्रकारिता करे, निष्पक्ष होके वो चीजों को आगे बढ़ाए। और दूसरा, आम जनता
को मीडिया के बारे में बताया जाए कि मीडिया में कामकाज कैसे होता है और वास्तव में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए। ये अगर लिटरेसी आम लोगों में हो, आम जनता में हो, और इसको स्कूल, बहुत सारे लोग ये मांग करते हैं कि स्कूल लेवल से जब वो थोड़ा स्कूल लेवल में, थोड़ा सा हायर क्लासेस में जब वो सोचना समझना शुरू करते हैं, उस समय से उनको मीडिया लिटरेसी की जरूरत पड़ती है। उनको बताया जाना चाहिए कि मीडिया ये है, मीडिया ऐसे काम कर रहा है, मीडिया किसी एक चीज में हाइप क्रिएट करता है, किसी एक इशू को बड़ा बनाता है, किसी जरूरी इशू को छोड़ देता है। तो जो गेट कीपिंग है उसकी समझ, मीडिया में गेट कीपिंग उसकी समझ, जरूरी चीजों को छोड़ देना, किसी कम जरूरी चीज को आगे बढ़ाना, उसको ज्यादा तरजीह देना, या फिर अपने एजेंडा को सेट करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, एजेंडा सेटिंग भी मीडिया का जो एजेंडा सेटिंग रोल है, इस सब की लिटरेसी अगर लोगों में होगी तो लोग मीडिया को पहचान पाएंगे और उस आधार पर वो तय कर पाएंगे कि कौन सा मीडिया उनके लिए बेहतर है, कौन सा अखबार उनके लिए बेहतर है, कौन सा टेलीविजन चैनल उनके लिए बेहतर है, या अगर न्यूज की आजादी रेडियो को भी दे दी जाती है, प्राइवेट अभी तक न्यूज एफएम चैनल्स को या किसी प्राइवेट चैनल को न्यूज चलाने का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। उस पर विचार हो रहा है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। न्यूज का प्रोग्राम वो नहीं रख सकते। तो अगर मान लीजिए कल को न्यूज का प्रोग्राम एफएम चैनल्स को भी चलाने की अनुमति दी जाए, तो फिर उनमें से कौन सा है सरकार के पक्ष में है, कौन सा है जो सरकार के विरोध में है, कौन सा है जो न्यूट्रल होके काम करता है, निष्पक्ष होके काम करता है, निष्पक्ष खबरें देता है, इसमें भेद करने की सामर्थ्य जब तक आम जनता में नहीं होगी तब तक इसका खास फायदा नहीं होगा इस मीडिया थ्योरी का, मीडिया हेजीमोनी का। क्योंकि सिर्फ इसे मार्क्स, मान लीजिए एक कल्पना कीजिए आप कि कहीं पर पूंजीवादी सरकार है, मान लेते हैं हम एक, मान लीजिए ब्रिटेन, मान लीजिए अमेरिका, कि वहां कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, मूवमेंट मान लीजिए होता है, सब कुछ हो जाता है और वहां सरकार बदल जाती है और मार्क्सिस्ट सरकार आ जाती है या माओवादी सरकार आ जाती है, मान लीजिए कम्युनिस्ट सरकार आ जाती है। अब कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद मीडिया का रोल क्या रह जाएगा? क्या वैसा नहीं हो जाएगा जैसा चाइना में है कि मीडिया की आजादी ही खत्म हो जाएगी? तो सवाल ये भी है कि मीडिया की आजादी तो बची रहनी चाहिए। मीडिया की आजादी ही जब नहीं बचेगी तो सरकार बदलने में वो अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, या सरकार को कोई सलाह भी नहीं दे सकता है। कल को जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का, वो ग्लोबल टाइम्स अगर सरकार को कोई सुझाव दे दे कि चीन को चाहिए कि अपनी भारत के साथ समझौता करके अपनी सेना को वापस बुला ले क्योंकि ये दोनों ही देशों के हितों में ठीक नहीं है, अगर ग्लोबल टाइम्स ऐसा लिख देता है तो कल को उसके संपादक को सरेआम गोली मार दी जाएगी, सरकार उसको जेल में डाल देगी, फांसी पर चढ़ा देगी। तो सवाल ये है कि डेमोक्रेसी जब बचेगी तभी तो मीडिया की स्वतंत्रता बचेगी, और डेमोक्रेसी ही नहीं अगर होगी तो मीडिया की स्वतंत्रता क्या बचेगी? तो मीडिया बदलाव में सिर्फ वही भूमिका अपनी नहीं निभाए जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, बल्कि वहां भी उसको भूमिका निभाने के लिए छूट मिलनी चाहिए जहां साम्यवादी व्यवस्था है, जहां कम्युनिस्ट सरकारें हैं। आप बताइए
नॉर्थ कोरिया में क्या मीडिया अपनी स्वतंत्रता की मांग भी कर सकता है? सरकार के खिलाफ लिखने की बात तो छोड़िए, ये मांग अगर कर दे कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कुछ छापने लिखने की, तो क्या मीडिया कर सकता है? वहां दूसरे दिन कोई किम का आदमी जाके और उसको पकड़ के घसीट के ले आएगा और उसके बाद उसका पता नहीं चलेगा कि वो कहां गया। चाइना में यही हाल है। जिनपिंग को कोई सुझाव देके देख ले, कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव देके देख ले, मीडिया नहीं दे सकता है। तो सवाल ये है कि दूसरी बात, डेमोक्रेसी बचेगी, डेमोक्रेसी रहेगी, तभी ये भी संभव है कि मीडिया ग्लोबल मीडिया की तरह से काम करे, ग्लोबल मीडिया की तरह से काम करे। ग्लोबल मीडिया की तरह से तभी काम भी कर सकता है, मतलब कि उसे फॉरेन न्यूज मिलेगा। चाइना में फॉरेन न्यूज पर पाबंदी लगी हुई है, वही विदेशी खबरें वहां आ सकती हैं जो विदेशी खबरें उनके अनुकूल होती हैं। अगर कोई विदेशी खबर उनके प्रतिकूल है तो उसे आने की इजाजत नहीं है, प्रतिबंधित है। चाइना के खिलाफ अगर कोई खबर है तो वो किसी भी तरह से वहां के मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण जरूर ऐसा हुआ है। आप देखिए, गूगल जो सर्च इंजन है उसके समानांतर, क्योंकि गूगल की मार्फत बहुत सारी चीजें जाती थी और चाइना के खिलाफ भी जाती थी, इसलिए गूगल के समानांतर उन्होंने अपना सर्च इंजन शुरू कर दिया जो चाइना में चलता है। गूगल नहीं चल रहा है, इसलिए कि गूगल की मार्फत बहुत सारी चीजें उनके यहाँ न्यूज के रूप में जाती हैं जो चाइना के खिलाफ हो सकता है। अपना सर्च इंजन उन्होंने शुरू कर दिया, गूगल के पैरेलल सर्च इंजन। तो क्या मीडिया हेजीमोनी में इसको अफोर्ड कर सकता है कोई देश, और करना चाहिए क्या? ये सब बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर ढूंढने की जरूरत है। और मीडिया अगर प्रोपेगेंडा फैलाता है तो मीडिया को जिम्मेदार बनाना चाहिए, बजाय इसके कि मीडिया का हम चरित्र बदल दें वहां की स्थितियों के हिसाब से। जी, सो वी हैव 4 मिनट्स मोर। कोई आपका सवाल है तो यू कैन आस्क। इन दोनों, अभी आज जो हम लोगों ने दोनों चीजें डिस्कस की हैं, और जो बच गया है that will be discussed in the next class whenever it is scheduled, and that will be the last class. So if you have any question in your mind, so that can be discussed in the last class. The next class will be your last class, so that can be discussed in that class. सर अभी सिलेबस में बहुत कुछ बचा हुआ है। सर हमने अभी 3.5 कंप्लीट किया है, 1-2 टॉपिक रह गया है इसमें। इसके बाद सर कम्युनिकेशन थ्योरीज 2 भी रह रहा है, सोशल लर्निंग एंड थ्योरीज, इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज। नहीं हो गया है वो सब, वो हो गया है। नहीं सर, मैं बताता हूं, 5 सोशियोलॉजिकल कम्युनिकेशन थ्योरी यही है ना, यूनिट 2, एजेंडा सेटिंग, नहीं यूजेस सर, एंड यूनिट 2 ग्रेटिफिकेशन। सर सबसे फर्स्ट यूनिट जो हमने कंप्लीट करा है मास सोसाइटी थ्योरी, वो है सर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन फर्स्ट। नहीं, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन तो वो बताए। अच्छा, हाँ ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हमने किया है। उसके बाद सर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। उसके बाद सर अभी हम 3rd यूनिट पे थे, कम्युनिकेशन थ्योरीज 1। ठीक है।
जिसमें हमने आज किया है सर लास्ट पॉइंट, फेमिनिस्ट मीडिया थ्योरीज। सर उसके बाद हमारा 2 यूनिट रह रहा है अभी, कम्युनिकेशन थ्योरीज 2, कम्युनिकेशन थ्योरीज 2। उसमें क्या क्या है वो टॉपिक्स बताना। हाँ, टॉपिक्स है सर सोशल लर्निंग एंड प्रिसिशन थ्योरीज। अच्छा। उसके बाद सर है इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। ओके। और साधारणीकरण कुछ करके है सर, और उसके बाद साधारणीकरण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तुम बोलो, मैं बताता हूँ। साधारणीकरण हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर, एक टॉपिक उसमें किया है हमने। हाँ, इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरी जो है साधारणीकरण, वो डिस्कस कर चुके हैं, ओपी तिवारी वाला। हाँ हाँ सर, एक टॉपिक उसमें किया है हमने। हाँ। और उसके बाद सर न्यू मीडिया थ्योरीज है, इंटरेक्टिव, कन्वर्जेंस, ऑनलाइन मीडिया। ओके, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर। हाँ सर। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। और हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ तो उसको हम लोग, तो ठीक है, जैसा भी है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस फॉरवर्ड किया गया था उसमें जो चीजें थी उसमें से मेरे हिसाब से यही बची हुई हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ, फिर भी देख लेता हूँ एक बार, फिर मैं मंगवा के भी देख लूंगा। यस सर, मे भी आपके पास पुराना सिलेबस चला गया हो। मैं देख लेता हूँ, मैं उसको चेक कर लूंगा। ओके, मैं चेक कर लूंगा। नहीं, सिलेबस तो नया ही है, हो सकता है। था मेरे पास। हाँ, बोलो। सर जैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा इंडिया, यहाँ लोकतंत्र है, और ये थ्योरी सटीक यहाँ बैठती भी है। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे थे इसके बारे में, सर यहाँ एक ऑनरशिप पैटर्न भी चलता है, प्राइवेट मीडियाशिप ऑनरशिप पैटर्न चल रहा है। लोग पूंजीपति लोग ये मीडिया का पूरा स्वरूप तय करते हैं। तो यहाँ इस तरह से हाइजीनिक बात कैसे समाज को पता चलेगी? हाँ, नहीं, ओनरशिप जो प्राइवेट ओनरशिप है उसमें कुछ तो ऐसे मीडिया जरूर हैं जो, मतलब कुछ एक को छोड़ दीजिए आप, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अगर बात हम छोड़ दें, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंट पैटर्न्स हैं, उनकी बात अगर हम छोड़ दें, तो बाकी मीडिया की दिक्कत यहाँ जो है वो दिक्कत है सबसे बड़ी कि क्या बिके